हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो कल टाइप ऑफ फंक्शंस टॉपिक पर थे हम लोग और हमने लगभग सभी प्रकार के फंक्शंस पर डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं अपनी स्क्रीन आपको देता हूं और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दें, जितना डिस्कशन हम कर चुके थे वो कुछ ऐसे था। देखिए एक बार ध्यान से, मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा, देन उसका ग्राफ उसके साथ बना हुआ है। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन माने एक्स की वैल्यू वेरी कराने पर वाई हमेशा के रहेगा। अलजेब्रिक फंक्शन में लिनियर और क्वाड्रेटिक, और क्यूबिकल फंक्शन भी अलजेब्रिक में हमने डिस्कस किया था, एक बार आप देख लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है केवल उसको कवर। देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो उसके फ्रैक्शन पार्ट को कवर करता है, इस पर हमने डिस्कस किया था। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने पढ़ा था कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो है जिसमें आउटकम हमेशा गिवन नंबर से अगला इंटीजर, और अगर वो एक इंटीजर है तो फिर उसका आंसर वही होगा जो वो खुद है। इसके अलावा हमने मॉड्यूलस फंक्शन पे बात की थी। मॉड्यूलस फंक्शन में हमने डिस्कस किया था ऐसे फंक्शन को जिसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव रहता है, और मॉड्यूलस फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन जो कि साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी तीन ही वैल्यू होंगी, +1, -1। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था। देन हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के फंक्शन और उन पे होने वाले ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 8 फंक्शन इसमें कवर हो चुके हैं। फिर मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आने वाला है, उसी में पढ़ेंगे। लॉग और एक्सपोनेंट को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12। एक फंक्शन और इसमें जोड़ देता हूं, एक फंक्शन और इसमें कनेक्ट कर देता हूं, बल्कि जो अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा है उसी के सब पार्ट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन का नाम जोड़ देता हूँ इस लिस्ट में 9th पोजीशन पे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब ये क्या फंक्शन है जरा सा समझे। रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब होता है जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इनवर्स से कनेक्ट करता है। किस तरह का फंक्शन होगा गौर करें। एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। एक काम यहाँ पर और करें, जो पहला इंटरवल आपने लिया है उसमें से 0 को अलग कर देता हूं पहले, और यहां से लेकर रियल नंबर्स तक डिफाइन करूंगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑल रियल नंबर्स जो कि नॉन जीरो हो को कनेक्ट करता है रियल नंबर के साथ, और डिफाइन किया जाता है fx = 1/x बोल के, जहां x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग g। यहां पर बिल्कुल याद रखें कि हमने ये पढ़ा है कि किसी फंक्शन में डोमेन ही ए का रोल प्ले करता है। जब आप एक फंक्शन को लिखते हैं तो जो ये पहला सेट आप लिखते हैं ये खुद डोमेन है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए जिसकी इमेज हम ना बना पाए। जो फंक्शन में बताने जा रहा हूं उसमें 1/x ही आउटकम है। तो आप समझ सकते हैं 0 को डिनोमिनेटर पर लगाना परमिसिबल। तो हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि आप डोमेन को ध्यान से, एक फंक्शन को लिखते समय जो पहला सेट होता है वो डोमेन का रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, रिलेशन लिखते वक्त अगर आप R2R भी लिख देते तो चल जाता, क्योंकि रिलेशन में डोमेन पे 1-2 एलिमेंट एक्स्ट्रा रह। रिलेशन के केस में डोमेन इनिशियल सेट का सबसेट, लेकिन जब आप एक फंक्शन पढ़ते हैं तो पहला सेट ही डोमेन, जो पहला सेट है वही डोमेन है। अब क्योंकि पहला सेट डोमेन है तो आप 0 को पहले ही एक्सक्लूड कर। अब fx = 1/x में आप कोई भी वैल्यू x की अप्लाई करेंगे तो आपको एक आउटकम मिलेगा। अगर ग्राफ की बात करें इस फंक्शन की तो किस तरह का ग्राफ बन सकता है एक बार उस पर भी बात कर ले। जब आप इनपुट में x की जगह 0 लगाएंगे तो आउटकम आपको नहीं मिलेगा, 0 को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया गया है। बाकी वैल्यूज पे बात करते हैं। अगर आप x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 पे 1 मिलेगा आपको, यानी इस पॉइंट से पास होगा कर। जब 2 लगाएंगे तो 1/2 मिलेगा, यानी अब वैल्यू कम होती जाएंगी, और इनफाइनाइट यानी बड़ी वैल्यूज की तरफ जब आप जाएंगे तो आपका आउटकम 0 की तरफ जाएगा। तो ग्राफ जो एक्सपेक्टेड है कुछ ऐसा हो, कुछ इस तरह का ग्राफ घूमेगा। आप ऐसे बना सकते हैं इसे। मैं इस तरह से डायरेक्ट बना ले रहा हूं क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में छोटी क्लास से भी पढ़ा है। हम जानते हैं कि जब रेसिप्रोकल रिलेशन की बात आती है तो ग्राफ पीवी ग्राफ टाइप होगा। ऐसे ग्राफ को हम लोग मैथमेटिक्स में हाइपरबोला के, ये एक हाइपरबोला है, राइट एंगल्ड हाइपरबोला हुआ ही। इसके दोनों एजेम्प्टोड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इन सब बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बस ये समझें, एक 11th के बिगिनर को बस ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2, 3, 4 बढ़ाते जाएंगे 1/x रिड्यूस होता है, और x को रिड्यूस करते जाएंगे तो 1/x बढ़ता जाए। तो एक ग्राफ का पार्ट ऐसा बनेगा और दूसरा पार्ट इस क्वाड्रेंट पे ऐसा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा fx = 1। तो रेसिप्रोकल फंक्शन को भी अपनी लिस्ट में जोड़ लें, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक वाले सारे फंक्शन मैंने बता दिए हैं। एक ये जोड़ने के बाद टोटल काउंटिंग 9 हो जाती है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 फंक्शन, लॉग और एक्सपोनेंट, तो 12, 13 फंक्शन है टोटल।
तो वो सब के बारे में हमने लगभग चर्चा कर ली। ये चर्चा एक बेसिक लेवल को पूरा कर देती है। अब हम कम से कम इन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करें, ठीक है ना। तो 11th के बिगिनर को सबसे पहले सारे फंक्शंस को जानना हो। देन हमने फंक्शंस पे ऑपरेशन को पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमारा अगला स्टेप है इसके क्वेश्चंस करना। जो ये एक्सरसाइज जिसकी थ्योरी हमने पढ़ी, इसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ पेजेस में और बढ़ा लेता हूँ, क्वेश्चंस करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आइए बुकलेट पे, ये एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई है। इसमें हम यहाँ तक थ्योरी पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस तक, और अब इससे अटैच्ड एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। तो फटाफट चलिए ये एक्सरसाइज निपटा लेते हैं, ताकि ये लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीटेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक्सरसाइज 2.3 सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। देखिए जिस तरह के सवाल पर हमने डिस्कस किया है, जब हम पढ़ रहे थे हमने ये बात पे हमेशा फोकस किया है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस। ये ऑर्डर जिसमें आपने पढ़ाई की है इसको हमेशा याद रखेगा 11th का बच्चा। सेट, देन आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने रिलेशंस बनाए, और अब आप फंक्शंस की। तो एक्सरसाइज 2.3 पहला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज नॉट अ फंक्शन, इफ इट इज अ फंक्शन, माफ कीजिए, देन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब फंक्शन है या नहीं पहले तो ये बताइए, और अगर फंक्शन है तो फिर उस फंक्शन का डोमेन। ये दो क्वेश्चन हैं आपके। पहले आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, और फिर अगर ये फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा। ये चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन वापस अपनी नोटबुक आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला केस 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17। Which of the following relations are functions? Give reasons if it is a function, determine its domain and range। और पहले का एक पार्ट में आपको करके बताऊंगा, बाकी आप करेंगे। तो जो पहले का पहला पार्ट है उसमें जो फंक्शन है उसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17, कुछ इस तरह से लिखा है। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए पूरा लिख देता हूँ। 8 1 11 1 14 1 और 17 1 ये एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन में रखे गए हैं। और अब राइटर का सवाल कि इस रिलेशन को फंक्शन मानोगे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, हमें ये नहीं बताया गया कि फंक्शन को किस डोमेन से किस कोडोमेन पर डिफाइन किया गया है। यही वजह है कि उसने सवाल पूछा कि भाई डोमेन और रेंज अपने आप डिफाइन कर दीजिए। सबसे पहले राइटर जानना चाहता है कि इसे किसी भी परिस्थिति में आप फंक्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो पहले ध्यान दें, अगर हम गौर से इन गिवन एलिमेंट्स पर विचार करें तो इनपुट में जो जो वैल्यूज हम देख सकते हैं वो है 2 5 8 11 14 और 17। मैंने इनपुट बोला, उसको भी समझा देता हूँ। इनपुट का मतलब है जो प्री इमेज का रोल प्ले कर सकती है। आप ये जानते हैं कि हर ब्रैकेट में जो पहला टर्म लिखा रहता है वो प्री इमेज और दूसरा टर्म इमेज बनता है। दूसरा एलिमेंट जो लिखा हुआ है हर पेयर में वो है आपका 1 ऑलवेज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबका रिलेशन 1 से। तो गौर से देखने पर हमें ये समझ में आता है कि एक ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश की गई है जिसमें सभी एलिमेंट 1 से। अब ये रिलेशन तो है, आप जानते हैं रिलेशन तो कोई भी होता है, लेकिन इस रिलेशन को फंक्शन माना जाए कि नहीं माना जाए तो उसके लिए हम अपने दो नियमों को याद करेंगे। नियम पहला, एक फंक्शन एक रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि प्री सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो इमेज नहीं बना पाया। तो हम इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे पास इनिशियल एलिमेंट हैं, एक बार मैं इसको ठीक भी करता रहूंगा, जो इनिशियल एलिमेंट है सब ने अपनी इमेज, यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं कि सभी एलिमेंट 1 से कनेक्ट हुए हैं और सबको इमेज बनाने का मौका, सब 1 के पास ही आ रहे हैं कनेक्ट होने। तो क्योंकि इस रिलेशन में डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन से जुड़ने का मौका मिला है, तो एक परीक्षा तो इसने पास कर ली। दूसरा, हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज अगर हो जाए तो उसको फंक्शन नहीं माना जा सकता। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कई एलिमेंट की सेम इमेज है लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज वाला इल्जाम इस पर नहीं, तो सिद्ध होता है कि ये फंक्शन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन मान। और अगर आप इसे फंक्शन मानते हैं तो फिर आप फंक्शन मानते समय डोमेन की जगह 2 5 8 11 14 17 का इस्तेमाल करें और कोडोमेन यानी रेंज की जगह आप 1 का इस्तेमाल। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप कोडोमेन में 1 के अलावा 2 3 भी लिखना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को बार बार मैं समझाऊंगा कि कोडोमेन आपके अपनी चॉइस है, उसको आप जितना पढ़, लेकिन जब बात रेंज बनाने की आएगी तो रेंज में हम मौका केवल 1। तो इस क्वेश्चन में बेहतर है कि हम कोडोमेन के रूप में उतना ही हिस्सा ले लें जो रेंज। तो इसको एक फंक्शन बनाने के लिए हमें डोमेन को 2 5 8 11 14 17 देना पड़ता है और कोडोमेन की जगह रेंज को लेना। इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो पहले का पहला पार्ट एक फंक्शन है। इसी तरह औरों को भी चेक करें। फंक्शन की डेफिनेशन में जो 2 बातें कही गई बस उनको चेक कर ले और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप ये चेक करें कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनइमेज्ड तो नहीं है, और दूसरा आप ये चेक करें जब डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज बन जाए तो फिर आप ये चेक करें
कि एक एलिमेंट दो इमेज तो नहीं, डोमेन के सभी एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं, ठीक है ना। बस ये दो बातों का आपको ध्यान। चलिए, तो ये पहले का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक बार देख ले पहले स्क्रीन पर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस fx इक्वल टू -x, fx इक्वल टू -x मॉड। इस तरह का फंक्शन है, fx इक्वल टू -x मॉड दिया है। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, आपको चेक करना है इसके फंक्शन होने के बारे में, या और क्या क्या कंडीशन देख ले। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत बोला, वो पहला सवाल था जिसमें हमको चेक करना था कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो उसका डोमेन रेंज बताना था। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, और fx का वैल्यू दिया है -x मॉड। अब कैसे करेंगे, हमको डोमेन और रेंज बताना है। आप जानते हैं कि अगर मैं fx बराबर -x मॉड को एक फंक्शन मान लूं, तो इसको फंक्शन मानने के बाद मुझे डोमेन में वो एलिमेंट रखने पड़ेंगे जिनकी इमेज, जिन एलिमेंट्स की इमेज इस डेफिनेशन के बेस पे बन सके। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं fx बराबर -x मॉड कह रहा हूं, तो क्या कोई ऐसा x हो सकता है रियल नंबर्स के पूरे सेट में जिसको रखने पर ये मीनिंगलेस हो जाए? तो मेरा जवाब होगा ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि अगर fx बराबर -x मॉड है तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए आउटकम, इसका मतलब यहां पर कहा जा सकता है कि डोमेन इज द सेट ऑफ रियल। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, सवाल आप देख लें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। fx बराबर दिया -x मॉड। डोमेन निकालने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसे x की जगह पे नहीं रखा जा सकता। तो सिंपल सी बात है, हमारा जवाब होगा नहीं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आप x की जगह कोई भी वैल्यू, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 1.7, 3.9, कोई भी वैल्यू x में एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब डोमेन ऑल रियल। जो 11th के इनिशियल स्टूडेंट्स हैं उनको डोमेन और रेंज निकालने में शुरू में प्रॉब्लम होती है। डोमेन का अर्थ बिल्कुल क्लियरली आप फोकस करके समझें, बस उससे आपको मदद मिलेगी उसको निकालने में। डोमेन को क्लियर मीनिंग समझे। डोमेन का, डोमेन उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, उन प्री इमेजेस का जो इमेज बना सके। और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जानते हैं? हमें जो फंक्शन दिया है, हम बस ये चेक करेंगे कि x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से वो मीनिंगलेस हो जाएगा ये -x मॉड। अब आप बताइए, अगर मैं x की जगह √17 भी रख दूं या -22/9 भी रख दूं, तो भी आप जानते हैं ये मॉड कुछ ना कुछ बन के तो सॉल्व होगा ही होगा। इसका मतलब हर इनपुट के लिए आउटपुट अवेलेबल है। सो डोमेन विल बी ऑल रियल। अब डोमेन ऑल रियल नंबर से अब बात उठती है रेंज क्या है। तो ध्यान दें, अगर मैं x की जगह 0 अप्लाई करूं तो मेरा आउटकम 0 आएगा। आप देख पा रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर f0 का वैल्यू आ जाएगा -0 मॉड, और 0 मॉड 0 आएगा। और अगर आप x की जगह कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर रखें, अब ध्यान दीजिएगा बात पे, अगर मैं x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर रखूं, एग्जाम्पल के लिए मैं 3 रख लेता हूं, तो यह आ जाएगा -3 मॉड, जो कि सॉल्व करके -3 बनेगा। और अगर मैं x की जगह -3 रखूं तो यह आएगा -3 मॉड, और सॉल्व करके ये भी -3 बनेगा। यहाँ पर ध्यान दें, मॉड 3 हो चाहे -3 हो, दोनों ही 3 हो, लेकिन जो माइनस बाहर से लगा वो तो एडिशनल है ना। तो इसका मतलब ये कि जब fx बराबर -x मॉड में x की वैल्यू बदली जाएंगी 0, 3, -3, तो किसी भी परिस्थिति में आंसर हमेशा नेगेटिव या 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन तो सारे रियल नंबर हैं, लेकिन रेंज के रूप में जो वैल्यूज आएंगी उसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ही सामने। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा प्रॉपरली तो इसका आंसर आपके सामने है। इसका आंसर होना चाहिए, अगर fx बराबर -x मॉड एक फंक्शन है तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज में सारे नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ 0 को इंक्लूड कर। दूसरे केस में आइए, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन fx इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। fx इक्वल टू है √9 - x स्क्वायर, आपको पता लगाना है, आपको सॉल्व करके बताना है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। फिर मैं वही बात कहूंगा, डोमेन में हमें ये पता लगाना होता है कि x की जगह क्या क्या रख सकते हैं ताकि जो fx है वो मीनिंगफुल। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये √9 - x स्क्वायर है, मुझे पता है अगर मैं x की जगह 3 से बड़ा नंबर लगा दूं, आप एक बात गौर करें, x की जगह 3 पुट करने पर ये 9 - 9 यानी 0 बनेगा। एट x इक्वल टू 3 द आंसर f3 विल बी 0। बिल्कुल क्लियर सी बात है, 3 रखते ही 0 आ जाएगा। अगर मैं 3 से छोटा नंबर रखूं या -3 से बड़ा नंबर रखूं, ये मैंने क्यों कहा सुनिए, -3 से बड़ा नंबर -2 है, 3 से छोटा नंबर 2। तो जब हम -3 से 3 के बीच के नंबर लेंगे तो ऐसे किसी भी वैल्यू को रखने पर ये x² 9 के कंपैरेटिवली छोटा आएगा। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, जैसे आप x की जगह अगर 2.5 रखेंगे
तो ये 6.25 आ जाएगा। अगर आप x की जगह -2.5 रखेंगे तो भी ये 6.25 प्लस है। हर परिस्थिति में ये 9 से छोटा है, और अगर ये 9 से छोटा आएगा तो अंडर रूट के अंदर किसी प्रकार की कोई मतलब कंट्राडिक्टरी सिचुएशन डेवलप नहीं। हर परिस्थिति में ये जो अंडर रूट के अंदर का वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू बन के आप, तो हम कह सकते हैं कि -3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर उठाने पर एफ एक्स जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। लिख देता हूं मैं साथ में। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं x को -3 से नीचे ले जा लूं या x को 3 के ऊपर उठा लूं तो भैया x को 4 लगाने पर ये 16 आ जाएगा। 9 - 16 -7 होता है। रूट के अंदर -7 का मतलब मैं नहीं समझता, आप जान। ठीक है, ऐसे ही अगर आप x की जगह -3 से नीचे -4 लेके चले जाते हैं तो -4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 फिर ये अंधेर है। यानी -3 से नीचे या 3 से ऊपर दोनों ही पोजीशंस पे जो नंबर्स बैठे हैं वो इस अनरूल्ड वैल्यू को इमेजिनरी बना देंगे। इसका मतलब उनको रखने पर fx वेल डिफाइंड नहीं होगा, fx विल बी अनडिफाइंड। यानी -3 से नीचे और 3 से ऊपर इसको डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं हो, तो हमको डोमेन में इन वैल्यूज को हटा। अब अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए और कोई मुझसे पूछे सर इस सवाल में फाइनल डिसीजन क्या निकला, डोमेन क्या है, तो मैं कहूंगा ऑल रियल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 आर एक्सेप्टेबल, अदर नंबर्स आर एक्सक्लूडेड। क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे अगर मैं x की जगह -3 से छोटा नंबर लगाने लग जाऊं या 3 से बड़ा, तो ये जो अंडररूट वाला टर्म है ये इमेजिनरी आउटकम दे दे। हम जानते हैं, हम रियल फंक्शंस पढ़ते हैं, इसीलिए हम आउटकम को रियल चाहे। एक बात यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि इमेजिनरी वैल्यूज का आना या डिनोमिनेटर पे 0 का आ जाना, ये सब वो बातें होती हैं जो फंक्शन को मीनिंगलेस बना, हमें इन्हें ही चेक, ठीक है ना। अब रेंज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंज पे आइए। इसी क्वेश्चन fx बराबर √9 - x² में रेंज कैसे निकलेगी, सुने आप ध्यान से। अगर आप x की जगह लगाएंगे, अगर आप x की जगह अप्लाई करेंगे -3 से 3 के बीच के नंबर, तो आउटकम क्या क्या आएगा उस पर, तो सिंपल सी बात है, जब आप -3 लगाएंगे तो ये 0 आएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 3 लगाएंगे तो भी 0 आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 है। तो 3 और -3 दोनों बाउंड्री वैल्यूज लगाने पर ये 0 आ जाएगा। 3 पे भी 0 आएगा, -3 पे भी 0 आएगा। अब 3 और -3 पे चेक करने के बाद चेक करते हैं 0 पे। अगर मैं x की जगह 0 लगा तो x की जगह 0 लगाने पर ये कितना आ जाएगा उस पर बात करिए, तो ये आ जाएगा आपका √9 जो कि 3। तो कुल मिला के जो आउटकम मुझे मिले वो समझिएगा, जब मैंने x की वैल्यू -3 अप्लाई की एट x इक्वल टू -3, जो f -3 का वैल्यू आया वो 0 आया, और एट x इक्वल टू 3 जो f3 का वैल्यू आया वो भी 0 आया, और इन दोनों के मिड पे जब मैंने 0 लगाया तो f0 का वैल्यू आपका 3 आया। आप ये जानते हैं कि -3 और 3 लगाना एक जैसी सिचुएशन है इस फंक्शन। तो -3 से 3 के इंटरवल को चेक करने के लिए अगर हम इस सवाल में 0 से 3 का इंटरवल भी चेक कर ले तो सवाल पूरा। आप ये देख पा रहे हैं कि 0 लगाने से इस फंक्शन ने सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू दी है, 3 लगाने पर सबसे लीस्ट वैल्यू दी है, और -3 लगाने पर वही किया है जो +3 लगा। तो इस फंक्शन की वैल्यूज का जो आउटकम हम देख पा रहे हैं वो 0 से 3 के बीच में ही बिलोंग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो रेंज होगा, जो आंसर होगा, आउटकम होगा, वो 0 से 3 के बीच। तो आप लगा तो -3 से +3 के बीच में कुछ भी सकते हैं x की जगह, लेकिन जो आउटकम अंडररूट देगा वो 0 से 3 के बीच। यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि √9 ± 3 होता है, तो कल मैंने समझाया था कि √9 ± 3 नहीं होता है, √9 3 होता है, प्लस माइनस किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते वक्त हमारा, ठीक है ना। तो 0 से 3 इसका रेंज है और -3 से 3 इसका, इस तरह से डोमेन और रेंज। आगे बढ़िए, चलिए। फर्स्ट खत्म, सेकंड के दोनों पार्ट, थर्ड फोर्थ आप लोग करिएगा। फोर्थ के एक पार्ट में मैंने टिक किया, देख लेते हैं जल्दी से। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in Fahrenheit is defined by Tc बराबर 9c/5 + 32। ये फॉर्मूला है। डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में रिलेशंस हैं, सेल्सियस में और फारेनहाइट में टेम्परेचर रिलेशन है। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c/5 + 30। फाइंड, चौथा पार्ट करना है, द वैल्यू ऑफ c when Tc equal to 212। अब एक बार मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। Tc equal to 9c/5 + 30। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखें, फोर्थ का फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। Tc इक्वल टू दिया है 9c/5 + 32। ध्यान देते रहिएगा। Tc इक्वल टू दिया है 9c/5 + 32 और कहता है वैल्यू बताइए c की, जबकि Tc का वैल्यू 212 है। एक बार मैं स्क्रीन आप लोगों को दे दी है। अब देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं अपने नोटबुक में आता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट टिक है, इसको पढ़ लें। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c/5
प्लस 32, ये वैल्यू दी है आपको। और आपसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इज 212। तो सिंपल सा बात है, टीसी का वैल्यू 212 दिया है और आपसे सी का वैल्यू पूछा है, तो बस आपको इतना करना है कि टीसी का वैल्यू आप रख दीजिए 212 और सी 100। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आगे मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसका आंसर, सी बराबर आई थिंक 100, इसको सॉल्व करके सी का वैल्यू 100, क्योंकि 9 से 20 टाइम्स कट गया, 25 जा 100। तो सी का वैल्यू 100 होने पर ही टीसी का वैल्यू 2। तो इस तरह से आप फोर्थ का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पार्ट सिंपल है, आप उनको खुद करें। ये भी सिंपल था, लेकिन एक मैंने पिक कर लिया। चलिए पांचों में आते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनका रेंज निकालना है। एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा इसमें से। सेकंड पार्ट हमें बताना है इसकी रेंज कितनी है। फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 पार्ट है, 2 आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक मैं बता रहा हूँ। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल नंबर। तो कैसे करेंगे, देखिए fx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऐसा बताया है। रेंज बता, रेंज का मतलब है आउटकम क्या क्या आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, आउटकम मतलब आंसर क्या क्या आ सकता है। तो गौर करें मेरी बात पे, अगर एक्स रियल नंबर है तो इसका मतलब एक्स की जगह पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी लगा सकते। ध्यान दीजिए, अगर आप एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो f0 का वैल्यू 2 आता है। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से कि जब आप एक्स को जीरो पुट करते हैं तो ये जो 2 वैल्यू fx ने दी है, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू। ऐसा क्यों कहा मैंने, समझिए। ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं एक्स को जीरो से ग्रेटर कुछ भी पुट करूं या जीरो से लेस कुछ भी पुट करूं, दोनों स्थितियों में इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़। ये बात यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अगर आप x की जगह 1 लगाएंगे तो बेशक ये 2 + 1 3 हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप x की जगह -1 लगाएंगे तो भी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उस केस में भी 1 और 2 जोड़ के 3 ही है। तो इस फंक्शन में खास बात है, इसमें वेरिएबल x स्क्वायर के साथ अटैच्ड, तो इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव कभी नहीं बना पाएंगे। ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और इसके पॉजिटिव होने के कारण ये आउटकम 2 लीस्ट आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से ऊपर। तो 0 रख के जो मैंने इसकी वैल्यू 2 निकाली है, मैं समझ सकता हूं, आप लोग भी समझ सकते हैं, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। और अब बड़ी वैल्यू निकालने की अगर बात आए तो फिर तो मैं x की जगह 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कुछ भी रख सकता हूं। यानी अपर लिमिट में जाने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन लोअर लिमिट में आप 2 से नीचे इसको नहीं। जैसे कोई बच्चा कहे सर इसकी वैल्यू मैं 1 लाके दिखाऊंगा, दिखा दे भाई। 1 लाके कैसे दिखाएगा? 1 लाने के लिए तुझे इस एक्स स्क्वायर को -1 बनाना, समझे। यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर को -1 बना सकते हैं तो आप इसकी वैल्यू 1। एक बार फिर सुने, हमें डोमेन नहीं निकालना। अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि डोमेन बताइए तो हम जवाब दे देते ऑल रियल नंबर। मैं देख पा रहा हूं मैं एक्स की जगह कुछ भी रखूं, fx को क्या फर्क। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू अप्लाई की जा सकती है सर, आप एक्स की जगह रख कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है रेंज क्या। रेंज का मतलब आएगा क्या क्या, हमको ये आउटकम के बारे में बताना है। तो आउटकम क्या क्या आएगा ये बताने के लिए हम ये चेक करते हैं कि x की जगह डिफरेंट वैल्यू रखने से मिनिमम कहां तक हम ला सकते हैं और मैक्सिमम कहां, ठीक है ना। तो जब हम 0 रखेंगे x की जगह तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसे आप इसका मिनिमम समझिए। और जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे, इन्फिनिटी बोलने का मतलब इन्फिनिटी नहीं है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इन्फिनिटी क्यों रख दिया, कोई रियल नंबर थोड़ी है। तो जब हम इन्फिनिटी बोलते हैं तो इसका मतलब एक बड़े नंबर की कल्पना। तो जब हम f इन्फिनिटी निकालेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 2। इट मींस द स्क्वायर ऑफ अ बिग नंबर प्लस, जो कि तो कहने का मतलब है अपर साइड में कितना भी ऊपर तक जा सकता हूं, लेकिन लोअर साइड में 2 से नीचे नहीं जा। तो इसका रेंज हम लोग डिफाइन कर देते हैं। रेंज होना चाहिए 2 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज, इसलिए क्योंकि 2 लाके दिखाया है हमने 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप पूरी करिएगा। बाकी 2 क्वेश्चन सिंपल बचे हैं, इनको आप, तो ये हुआ खत्म हमारा 2.3 एक्सरसाइज। और इसको खत्म करने से हमारा लेवल 0 कंप्लीट। लेवल 0 का मतलब होता है एनसीईआरटी डिस्कशन थ्योरी एंड कंसेप्ट्स। तो ये थ्योरी एंड कंसेप्ट का राउंड पूरा हुआ। अब हम आते हैं फर्स्ट लेवल पे। हमारा फर्स्ट लेवल होता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपके सामने खुली हुई है, कोशिश करते हैं आज इसको भी निपटाते हुए चले। आगे बढ़िए। मिसलेनियस एग्जांपल्स आप लोग देखिए। अगर किसी बच्चे को एग्जांपल्स में से भी किसी सवाल को लेकर दिक्कत रहती है तो एनसीईआरटी जो आपके पास है वही मेरे पास भी है, आपको बस क्वेश्चन का नंबर बताना और पेज नंबर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस आपको उस क्वेश्चन का नंबर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, ये हमारा लेवल 1 है। लेवल 1 में हम डिस्कस करते हैं उस एक्सरसाइज को जो कंप्लीट क्वेश्चंस, एक जम्बल्ड एक्सरसाइज होती है जिसमें हर प्रकार, अभी हमने 1 2 3 जो एक्सरसाइजेस की थी वो सेपरेट थी, वो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज। अब जो हम कर रहे हैं ये जम्बल्ड क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जल्दी चलिए इसको निपटाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला सवाल, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x, और दोनों अलग अलग कंडीशन में है, 0 से 3 तक, 3 से 10, है ना।
और एक रिलेशन जी डिफाइन किया है, उसका मतलब भी है एक्स स्क्वायर और 3x, लेकिन वो 0 से 2 तक और 2 से 10 तक। थोड़ा सा बनावट में अंतर कर रखा है, एफ एक्स को अलग तरीके से डिफाइन किया है, जी एक्स को अलग तरीके, है ना। क्वेश्चन को देख लें अच्छे से। द रिलेशन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से 3 और 3x 3 से 10। एक बार मैं लिख देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर एंड 3x। फर्स्ट इज द एप्लीकेबल वैल्यू व्हेन x इज बिटवीन 0 to 3 एंड सेकंड वन इज फॉर 3 to 10। एक बार मैं देख लेता हूँ, इंटरवल मैंने सही लिखे हैं, 0 से 3 और 3 से 10। यस, एक वैल्यू एक्स स्क्वायर एक 3x है, एफ एक्स डिफाइन हुआ। जी एक्स को भी सेम पैटर्न में डिफाइन किया है, लेकिन इंटरवल्स चेंज कर। जी एक्स भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये भी एक्स स्क्वायर और 3x है, लेकिन ये है 0 से 2 तक और ये है 2 से लेकर 10। अब ये आपका एफ एक्स आ गया और ये जी, ठीक है ना। गौर करते रहिए। The relation f is defined by f(x) equal to this and relation g is defined by this so that f is function and g is not a function। आपको शो करना है कि पहला तो फंक्शन कहलाने के लायक है, दूसरा रिलेशन। दोनों है, रिलेशन तो सभी होते हैं। अब सुनिए, पहला एक रिलेशन है, ठीक है ना, फंक्शन क्यों नहीं है। कभी भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो सबसे पहला पॉइंट सस्पेक्टेड जो होता है वो होता है बाउंड्री। जिस बाउंड्री पर एक ही वैल्यू पर दो आउटकम आने का चांस हो, उस पर सबसे पहले अपने संदेह की पुष्टि, अपना जो कंफ्यूजन है वहीं पर जाके मिटाना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और 3x है ना, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड केवल कब होगा। ये फंक्शन अनडिफाइंड केवल उस समय होगा जब एक इनपुट के लिए दो इमेजेस। यहाँ पर आप गौर करें, आपको ये नहीं बताया गया है, इन रिलेशन को डिफाइन करने में आपसे बोला गया कि x की वैल्यू 0 से 10 तक के रेंज में कुछ भी आप रख सकते हैं, यानी डोमेन क्लियर कट है 0 to 10। अब ये भी बता रखा है कि 0 से 3 तक जितने भी इनपुट उनका आंसर एक्स स्क्वायर के हिसाब से निकालिए। तो क्लियर सी बात है, आप 0 से 3 तक कुछ भी रखिए, कोई ना कोई आंसर तो आएगा। इसका मतलब 0 से 3 तक के सारे नंबर जो डोमेन में बैठे हैं वो इमेज बना, ठीक है ना। और 3 से 10 तक के सारे नंबर 3x आउटकम दे रहे, वो भी इमेज बना पा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन का प्रॉपर्टी ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट को इमेज मिल जानी चाहिए, वो यहाँ पर पूरी हो रही है प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस टेस्ट को भी पास कर दिया तो ये फंक्शन कहलाएगा। आप जानते हैं कि एक फंक्शन को फंक्शन कहने से पहले बस दो परीक्षाएं पास करवानी पड़ती। पहला, डोमेन के हर एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए, और दूसरा, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी। पहला टेस्ट तो इसने पास कर लिया, क्योंकि 0 से 3 तक के सारे एलिमेंट एक्स स्क्वायर में कवर हो जाएंगे। 0 से 3 तक के सारे एलिमेंट एक्स स्क्वायर के नाम पे कवर हो गए, 3 से 10 तक के सारे एलिमेंट 3x के नाम पे कवर हो गए। अब बस एक सस्पेक्टेड पॉइंट बचा है 3, क्योंकि वो ऊपर भी इन्वॉल्व है और नीचे भी इन्वॉल्व। तो जल्दी से 3 रख के देखते हैं दोनों फंक्शन में। अगर मैं ऊपर वाले में 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9 आएगा, और दूसरे वाले में अगर मैं 3 रखता हूं तो वो भी 3 3 जा 9। बधाई आप लोगों को। जो सस्पेक्टेड पॉइंट 3 था, मुझे अंदेशा था कि कहीं ये दो इमेज तो नहीं बना रहा है, लेकिन जब मैंने अपर फंक्शन की मदद से f3 निकाला, वो भी 9 आया और इससे भी 9। दोनों का सेम आना इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक एलिमेंट की दो इमेज बस एक जगह पे होने की संभावना थी, लेकिन वो संभावना भी खत्म। इससे सिद्ध होता हर एलिमेंट अपनी इमेज बना चुका था पहले ही। बस यही एक पॉइंट था 3 जो सस्पेक्टेड था, और उसने भी हमारा जो कंफ्यूजन था दूर कर दिया। सेम वैल्यू, इसका मतलब 3 एक इमेज ही बना रहा है और वो इमेज 9 है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई होती तो अब भी मैं इसको फंक्शन बोलने से मना। तो एफ एक्स तो एक फंक्शन है, ठीक है। यही चेकिंग जी एक्स पे करते हैं। जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है 0 से 2 के बीच, और 2 से 10 के बीच में 3x है, तो पूरी वैल्यू पे डिफाइंड है, यानी हर वैल्यू के लिए एक इमेज बन रही है। ये बात तो ट्रू हो गई, हर वैल्यू के लिए एक इमेज बन रही है, ये बात ट्रू हो गई। तो दूसरी चीज हमको क्या करनी है, हमको फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये जो कॉमन बाउंड्री है कहीं इसमें कोई गड़बड़ झाला तो नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2 रख के देखूं अपर फंक्शन में तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दूसरे फंक्शन में 2 रखूंगा ये 6 हो जाएगा। ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है, इसने उस टेस्ट में फेल हो गया है। ये पहला टेस्ट तो पास कर पाया जिसमें इसने डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज बनाई, किसी एलिमेंट को प्री इमेज होने के मौके से वंचित नहीं किया। लेकिन दूसरे टेस्ट में इसने एक एलिमेंट 2 की दो इमेज बना दी। अगर इसका चित्र हम देखेंगे तो डोमेन में 2 जो बैठा है वो को डोमेन में दो जगह इमेज बना रहा, 4 पे और 6, और फंक्शन ना होने के लिए यही सबसे बड़ा कारण, इसे फंक्शन नहीं, ठीक है ना। तो ये हुआ एनसीईआरटी का पहला सवाल। दूसरे में भी टिक है, ये शुरू के कुछ सवाल मुझे ठीक लगे होंगे इसलिए मैंने टिक किए। सेकंड में आइए, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया है, और आपसे बोला है एफ 1.1 माइनस f1, एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस। एक्चुअल में सवाल बनाने वाले ने डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन की ओर इशारा किया है, लेकिन हम अपने पैटर्न को नहीं भूलेंगे। अभी हम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं और अभी बच्चे को डिफरेंशिएशन मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं बेसिकली एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर्मूले को यूज करके इस सवाल को आगे बढ़ा। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी, एफ जेड की जेड स्क्वायर।
और ठीक उसी पैटर्न में f1.1 की वैल्यू होगी 1.1 स्क्वायर, f1 की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस, और अब सॉल्व करके आएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस, तो ये आ गया 0.21 अपॉन 0.1। 1 के आगे एक जीरो बढ़ा के डेसिमल कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 21/10 और फाइनली ये 2 पॉइंट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 पॉइंट। ठीक है ना, तो सिंपल ही कर लीजिए सेकंड को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक बार मुझे देखने दीजिए, fx दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वही मैंने भी लिखा है, और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। आपको इस fx का डोमेन निकलेगा। अब कैसे इसका डोमेन निकलेगा एक बार समझिए। देखिए, डोमेन का मतलब होता है क्या क्या रख सकते हैं x की जगह, भूलिएगा मत। अब fx बराबर जो दिया है, अगर आप गौर से देखें तो ये फंक्शन मिडिल टर्म स्प्लिट से टूटने वाले फंक्शंस दिख रहे हैं मुझे। न्यूमरेटर पे भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पे भी एक पॉलिनोमियल है। जब दो पॉलिनोमियल के रेशियो के रूप में एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो हम उसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो ये एक रेशनल फंक्शन है। अब मैं सबसे पहला स्टेप तो ये लेना चाहूंगा, जैसा मुझे दिख रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमें केवल डोमेन बताना है। तो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को तो भैया मैं सीधे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। आप भी देख पा रहे होंगे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप। अगर आप गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab हो गया। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से बन जाएगा x माइनस x प्लस 6 लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, या 6 2 जा 12, x माइनस 6 ही ठीक मुझे लगता है, x माइनस 6 और x माइनस 2 लिख इसके फैक्टर। अब ये आपके सामने fx बराबर लिखा हुआ है। एक बार मैं ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 में क्या किया वो बता देता हूँ। मैंने 8x को माइनस 6x माइनस 2x में ब्रेक कर दिया, और फिर इसके बाद आप जानते हैं कैसे करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व कीजिए। तो fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैंने लिख दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 6 x माइनस 2। और अब इसको आगे बढ़ा, एक मिनट रुकिएगा, कोई बच्चा एक बार बता रहे हैं, एक बार इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो नहीं है क्वेश्चन से एक बार फिर इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। fx था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले स्टेप को एक बार और बता देते हैं, यहीं से स्टार्ट। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर इनिशियल से स्टार्ट कीजिए। fx का वैल्यू दिया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक बार बिल्कुल बेसिक से लेते हैं एक बार, ये है क्वेश्चन आपका। अब क्या करना है पहले सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। तो ऊपर वाली को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है x स्क्वायर, और 2x को आप समझिए 2 इंटू एक्स इंटू 1, और एक है 1 का स्क्वायर, यानी ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके 8 आ जाए, है ना। तो हमने इसको 6 और 2 में ब्रेक कर दिया, 6 प्लस 2 8 होता है, 6 2 12। अब इसको आगे बढ़ाऊं तो ऊपर तो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ये दो टर्म एक तरफ आ जाएंगे, ये दो एक तरफ, x कॉमन लेके ये बनेगा x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लेके ये बनेगा x माइनस 6। तो ये टोटल हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। कुछ ऐसे। मिडिल टर्म स्प्लिट तो 10th का टॉपिक है, सभी ने पढ़ा हुआ है, एक बार उसको ध्यान से प्रीवियस स्टेप्स मींस यही है, इन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हो शायद आप। तो ये बन गया आपका। अब fx की जो वैल्यू आपके सामने आई है उसको देखो, fx बराबर आ गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस। अब ये फंक्शन ऐसा बन गया। अब क्या सवाल क्या है उस पर आइए, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका डोमेन बताने को बोला गया। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए अब डोमेन कैसे निकालेंगे, fx बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 6 x माइनस 2 दिया हुआ है। हम जानते हैं डोमेन में उन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जिन्हें रखने पर फंक्शन मीनिंगलेस। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं x की जगह 6 या 2 रख दूंगा तो इन दोनों को ही रखने पर डिनोमिनेटर 0 बने, और डिनोमिनेटर के 0 बनने का मतलब होगा कि इसका जो आउटकम है वो अनडिफाइंड। बाकी आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, आप जानते हैं न्यूमरेटर में तो आप x की जगह -1 रख के उसे 0 बना भी देंगे तो उसे कोई, क्योंकि 0 इज डिफाइंड बट इनफाइनाइट इज। सो हम जब इसका डोमेन डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, गौर करिए। डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट टू एंड्स। तो कभी भी किसी फंक्शन में डोमेन निकालना हो तो हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वैल्यू हम इसमें लगा सकते हैं एक्स की जगह ताकि आउटकम मिले, और जब हम रेंज निकालते हैं तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आउटकम क्या क्या आ। यहाँ हमसे डोमेन पूछा था तो हमने ऑल रियल नंबर्स में से 2 और 6 को रिमूव, 2 और 6 क्योंकि इस सवाल को अनडिफाइंड है, बाकी आप कुछ भी लगाइए, आपकी मर्जी है, सब ठीक। तो इस तरह से हम इस थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस और है, चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। अगला क्लास जब शुरू करेंगे तो इसी एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन से इसके, ठीक है ना। चलिए, तो कल की क्लास में हमारा ये लेवल 2 यानी ये भी कंप्लीट हो जाता है, देन हम अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेंस की सीट इस चैप्टर में इसीलिए इन्वॉल्व नहीं की है मैंने, क्योंकि जब रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th वाला चलेगा तो मोस्टली जो क्वेश्चन बैंक बनता है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन नाम से एक ही चैप्टर हो। तो 11th के रिलेशन फंक्शंस और 12th के रिलेशन फंक्शन के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो एक ही सीट में। तो जब 12th का रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा तो एक ही सीट में आपको दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद एग्जाम्पलर करके ये चैप्टर हमारा 1-2 क्लास में फिनिश। तो धीरे धीरे स्पीड हमारी बढ़ती रहेगी और बीच में ऐसे चैप्टर भी आएंगे जो क्विकली खत्म होंगे। तो अभी तो पैटर्न जो चल रहा है, एक कंप्लीट पैटर्न, उसको ही चलाने दीजिए। अभी मेंस को टारगेट लेके चले हैं, लेकिन देखते हैं जनवरी वाले तक हम कितने टॉपिक कर पाते हैं। कोशिश तो यही रहेगी जितना ज्यादा करना। बीच में जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं 2-2 क्लास भी शेड्यूल करता हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, और अप्रैल वाले राउंड से पहले, लेकिन मुझे पता है ये सब। देन इसके कंप्लीट होते ही हम इसमें एडवांस को एड ऑन, यानी 6ठे लेवल पे हम रुके हैं, देन 7वें लेवल पे एडवांस के क्वेश्चंस की सीट इसी में अटैच कर, ठीक है ना। तो अभी मेंस की परीक्षा आने वाली है, इसलिए अभी मेंस तक जाके रुको। और जो 11th-12th के बेसिक बच्चे उनको भी जोड़ने का मौका मिले, इसीलिए स्कूल की बुक को भी, ठीक है ना। चलिए बाय, आज का सेशन यहीं एंड करेंगे।